इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला हुआ, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे समाये हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के बादल अभी तक मंडला रहे हैं। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया, और वो भी सिर्फ 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन या फिर 7,500 करोड़ से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस आलीशान बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की ऐसी कई निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब इसको मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को सीधा नहीं खड़ा किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो बाहर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए दिखाई देते। जैसा कि आप इस मस्जिद में देख सकते हैं, इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि अगर खतरनाक ज़ल्ज़ले की सूरत में ये मीनार गिरे भी तो ये मीनार बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक भी आंच न आने दें। लेकिन माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले इसके ऊपर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो ऐसे कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जबकि उस दौर में कंक्रीट या स्टील नहीं हुआ करता था, तो फिर आर्किटेक्ट्स ने इस आलीशान मकबरे को और इसके ऊपर मौजूद 40 मीटर के डोम को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये सारा मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो कि 15 साल का हो चुका था, उसकी सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट पर एक शानदार दावत रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसलिए इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था। यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का हुआ करता था उतने ही वजन का सोना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, और उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से खुश होकर शहंशाह ने उसे शाहजहां के लक़ब से पुकारा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थी। 6 में से सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां मुमताज से करते थे। यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां, जो कि मुगल एम्पायर में पहले ही काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था, जो कि शहंशाह का चहीता बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की मौत के 7 साल बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से काफी खुश नजर आती थी। ये वो दौर था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे अरूज पर था, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद किया करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर उनको मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि ये खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। शाहजहां को गद्दी संभाले हुए अभी 1 साल ही गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी मिली। लेकिन शाहजहां अपनी जीत का जश्न मनाते इससे पहले उन्हें एक अफसोसनाक खबर पहुंची। शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, इसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर, जो कि शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि गम की इस परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरे
अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और 2 सालों तक ना ही कोई मौसीकी सुनी, ना परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज महल के गुजरने के 6 महीने बाद साल 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुला लिए गए थे। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के किनारे पे मौजूद थी, इसी वजह से यहाँ पे दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ पे खुदाई की जाती तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को नुकसान पहुँचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले यहाँ पर जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर तब तक कुएं खोदते रहते जब तक नीचे खुश्क जमीन न नजर आ जाती। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भरा गया और फिर उनके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की बड़ी फौज को भी काम में लिया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और ये सब करने के बाद एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद बारी थी अब एक ऐसे डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादाओं के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरों से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने चचा के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और नया डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग को बनाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें मौके पर ही बेक की गयी। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे हर कीमत पर ये मकबरा कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो चुका था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए आसपास के इलाकों से तमाम अनाज आगरा मंगवा लिया था। अब कई सालों की मेहनत के बाद ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और बारी थी अब इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाने वाला था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज भी दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल ऐसे डोम स्टील स्ट्रक्चर पर बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज से 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने के लिए उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी तारीफ आज भी इंजीनियर्स करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए पीटरा डोरा या फिर परचिन कारी से डेकोरेट किया जाना था। पीटरा डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जहाँ पे कीमती पत्थर मार्बल को तराश कर लगाया जाता है। इसमें मार्बल को बड़ी बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें कीमती पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल में इस्तेमाल होने वाली ग्लू भी कोई आम ग्लू नहीं थी। बहुत सारी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में से एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपने रंग बदलता है। जैसे सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद लाइट येलो और पिंक शेड देता है, और जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का एक नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस मकबरे का नाम अपनी सबसे पसंदीदा बीवी के नाम से ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताज महल रख दिया गया। हर साल मुमताज महल की मौत के दिन शाहजहां यमुना रिवर के जरिए ताजमहल आया करते थे। ये एक ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर
नक्काशी का दिलकश काम किया गया था जो सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही बनाया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट मुकम्मल तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद 1658 में शाहजहां और मुमताज महल के अपने ही बेटे ने तख्ता पलट कर दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही कैद कर दिया गया। सिर्फ एक सहूलत ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था, उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब मुमताज से मिलने का दोबारा वक्त आ चुका था, इसलिए उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।